गुड आफ्टरनून एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और जैसा आप सभी जानते हैं कि हम अपनी एनसीईआरटीज जो हैं उनको कवर कर रहे हैं, यानी कि बेसिक से जो जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं हम उनको डिटेल में देख रहे हैं। हम इकोनॉमिक्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि हम लोग सिक्स्थ क्लास की एनसीईआरटी है वो हम कवर कर रहे हैं। और सिक्स्थ क्लास की एनसीईआरटी में भी जो हमारे चैप्टर हैं 13 और 14 जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है हम उनको कवर कर रहे हैं। तो कल हमारी क्लास 1 हो चुकी है एनसीईआरटी की, आज हमारी दूसरी क्लास है। हो सकता है आप सबको लग सकता है कि कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं क्योंकि हम डेमो क्लासेस में भी कुछ कंसेप्ट्स ऑलरेडी पढ़ के आए थे, लेकिन क्योंकि ये सीक्वेंस में हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर पढ़ रहे हैं कि पहले 6th क्लास में 2 चैप्टर्स हम उठाएंगे, उसके बाद 7th क्लास में हम कल से 7th क्लास की एनसीईआरटी जो है उसको देखेंगे हम कि कौन कौन से चैप्टर हैं हमारे। तो हो सकता है आपको लग सकता है कि कुछ टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, बट कोई नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी का चैप्टर है हमको एक बार फिर से करना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी से सब लोग कॉपरेट करेंगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, है ना। तो हम सब लोग जल्दी से टॉपिक कवर कर लेंगे। यहाँ पे समस्या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए किसी को भी, कि एक तरीके से हम लोग यहाँ पे अपना चैप्टर जो है वो रिवाइज ही कर रहे हैं, ठीक है। फिर भी अगर किसी को कुछ समझने में प्रॉब्लम होगी तो वो साथ साथ बता देंगे। कल हमने क्या देखा था? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आज का जो हमारा चैप्टर है कहाँ से शुरू होता है? कौटिल्य का कथन है। ये चीज आप अपनी आंसर राइटिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। क्या उन्होंने बोला है कि जो समृद्धि की जड़ है वो क्या है? आर्थिक गतिविधियां हैं। कल हमने आर्थिक गैर आर्थिक देखी थी, जहां पे मैं बार बार आपको बता रही थी कि जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो जीडीपी को बढ़ाने में हमारी हेल्प करती हैं। ओके, नोटिफिकेशन लेट आई है, मैं देखती हूँ क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने बात करी थी कि जो हमारी आर्थिक गतिविधियां थी, वो किस में मदद कर रही थी? जीडीपी में, ठीक है, जीडीपी को बढ़ाने में। वहीं पे जो हमारी गैर आर्थिक गतिविधियां थी वो किस चीज में मदद कर रही थी? वो मदद कर रही थी समाज के कल्याण में और समाज के विकास में, या फिर हमारे देश के विकास में। ओके, तो पहले ये जो कोट है ये पढ़ लेते हैं। यहाँ पे महत्व बताया गया है। क्या बताया गया है? महत्व बताया गया है आर्थिक गतिविधियों का, ठीक है। क्या बोला है कि जो समृद्धि है उसकी जड़ ही क्या है? आर्थिक गतिविधियां हैं। उसके बाद इसकी कमी भौतिक संकट लाती है। आप समझ रहे हो कि ये गतिविधियां कितनी इंपॉर्टेंट हैं, कि अगर यहाँ पे कमी हुई, अगर यहाँ पे ये चैप्टर 14 है। कल मैंने एक्सप्लेन करा था ना आपको कि हम 6th क्लास की एनसीईआरटी कर रहे हैं। कल मैंने आपको डिटेल में बताया था कि 6th क्लास की एनसीईआरटी है हमारी, जहाँ पे थीम भी मैंने आपको कल बताया था। और मैंने बताया था कि जो चैप्टर 13 है और चैप्टर 14 है ये दोनों हमारे इकोनॉमिक्स के चैप्टर हैं, ठीक है। यहाँ से ही क्या है, हमारा बेस बनना शुरू होगा। कल हमने एक्टिविटीज देखी थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और आज हम उनका महत्व जानेंगे कि क्या महत्व है उनका और कैसे हम इनको क्लासिफाई करते हैं। एनसीईआरटीज के नोट बनाने की जरूरत नहीं है। ये जो नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं ये एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं, है ना। ये नोट्स एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं। तो आप अगर बनाना चाह रहे हो, कल भी मैंने बताया था कि पॉइंट्स में नोट्स बना सकते हो, अदरवाइज क्लास को अच्छे से समझो और इन्हीं नोट्स को रेफर करो। बहुत ज्यादा नोट्स नहीं है, ये एनसीईआरटी के ही नोट्स हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या बात हुई? इसकी कमी क्या है? भौतिक संकट लाती है। आर्थिक गतिविधियों का अभाव वर्तमान समृद्धि और भविष्य की वृद्धि दोनों को खतरे में डालता है। जो हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं अगर उनमें कमी होगी, उनमें कोई भी संकट होगा, ये हमारी वर्तमान समृद्धि को ही नहीं रोकेगा, बल्कि जो हमारी भविष्य की वृद्धि है, जो हमारा फ्यूचर की ग्रोथ है, फ्यूचर की जो डेवलपमेंट है, उस पर भी क्या लगा सकती है? फुल स्टॉप लगा सकती है, ठीक है। तो आप समझो कि आर्थिक गतिविधियों का क्या महत्व है। एक बार इंग्लिश मीडियम वाले देख लेंगे। ये आप बिल्कुल नोट कर सकते हो। आप इसको अपनी आंसर राइटिंग ऐसे, जब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई ऐसे आता है या फिर जो आपका पेपर है उसमें कोई भी जीडीपी रिलेटेड कुछ भी चीज़ है, आप इसको मेंशन कर सकते हो, ठीक है, कि उन्होंने क्या इंपॉर्टेंस बताई है आपकी जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनकी। प्रॉपर ये लाइंस आप यूज कर सकते हो, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे आप देख, ये पिक्चर भी एनसीईआरटी की बुक से ली गई है, ये पिक्चर भी एनसीईआरटी की बुक से ली गई है, जहाँ पे आपको दिखाया गया है कि तरह तरह की क्या हो रही है, गतिविधियां हो रही हैं, हम अपने आसपास यही सारी चीजें देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा जो हम कल पढ़ के आए थे वो चीज बता रहे। भैया क्लास रुक रही है, एक बार चेक कर लोगे आप? 1 मिनट रुको, मैं देखती हूँ। कल जब हम अपना चैप्टर पढ़ के आए थे 13, हमने वहां पे क्या देखा था? हमने देखा था 2 प्रकार की गतिविधियां। ओके, फिर एनसीईआरटी का पता है फायदा क्या होता है? एनसीईआरटी जब हम पढ़ते हैं, आपने पहला चैप्टर पढ़ा, डिटेल में जो जो चीजें थी देखी, जब आप नेक्स्ट चैप्टर पे जा रहे हो वो आपको रिलेट करके बता रहे हैं कि देखो आप पिछले जो चैप्टर था वहां पे ये पढ़ के आए हो, अब हम उससे जो आगे वाला लेवल है उस पे जाएंगे। इसलिए बोला जाता है अगर हम एनसीईआरटीज सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो जो हमारा फाउंडेशन है, जो हमारी सोचने की क्षमता है इस सब्जेक्ट को, वो धीरे धीरे अपने आप क्या होगी? इंप्रूव होगी। ठीक है, ओके डन। तो पहले हमने पढ़ लिया, इन्होंने बताया कि आप पिछले चैप्टर में क्या पढ़ के आए थे। आप देख के आए थे कि गतिविधियों के 2 प्रकार थे, आर्थिक और गैर आर्थिक। उसके बाद ये फिर से आपको एक तरीके से रिवाइज करा रहे हैं कि जो गतिविधियां थी, जो मौद्रिक वैल्यू, कल बताया था ना पैसे का लेन देन होता है, यानी कि मॉनेटरी वैल्यू उत्पन्न करती है, उन्हें हम क्या मानते हैं? उन्हें हम आर्थिक गतिविधियां मानते हैं। और जो गैर आर्थिक थी वो मैंने क्या बताया था, वहां पे ये मौद्रिक मूल्य नहीं होता है, पैसे का लेन देन नहीं होता है। वो गतिविधियां हम किसकी वजह से करते हैं? स्नेह की भावना से, प्रेम की भावना से, सम्मान की भावना से हम उन गतिविधियों को कर रहे थे। तो ये उन्होंने बता दिया। इंग्लिश में देख लीजिए एक बार, एक्टिविटीज दैट जनरेट मॉनेटरी वैल्यू को क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आज का हमारा जो चैप्टर है ये आर्थिक गतिविधियों पर ही मतलब एरर, एक बार चेक करो अपने एंड पे, क्योंकि और सब बोल रहे हैं कि अभी ठीक है ना। अब जो ये हमारा चैप्टर है, आज जब हम अपनी क्लास खत्म करेंगे तो आज हम क्या क्या सीख के जाने वाले हैं? हम इस चैप्टर से सीखेंगे कि जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनका वर्गीकरण, उनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है। दूसरा हम क्या सीखेंगे आज के चैप्टर से? उन्हें विभिन्न क्षेत्रों यानी कि सेक्टर में क्यों बांटा जाता है। ठीक है, तीसरा हम क्या देखेंगे? तीसरा हम देखेंगे कि जो तीनों क्षेत्र हैं जो हम पहले भी क्लास में पढ़ के आए थे, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्र आपस में एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। तो ये जो भी प्रॉब्लम है मैं टेक टीम को एक बार इन्फॉर्म कर दूंगी। ठीक है, आई होप कि वो जल्दी से सॉल्व होगी। चलिए, देख, चैप्टर में ही आपको बता दिया कल आप क्या पढ़ के आए हो, आज आप क्या पढ़ने वाले हो, क्या क्या चीजें आज आप सीख के जाओगे। क्या सीख के जाओगे? कि कैसे वर्गीकरण किया जाएगा, क्यों बांटा जाता है तीनों क्षेत्रों में, और उसके बाद ये जो क्षेत्र हैं आपस में एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, बात हो रही है क्लासिफिकेशन की इकोनॉमिक एक्टिविटी। बोला क्या जाता है, पहले जो हमारी गतिविधियां थी वो बहुत सीमित थी, हमारी आर्थिक गतिविधियां जो थी बहुत सीमित थी। ठीक है, कैसे? समय के साथ जो हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं वो क्या हो गई है? उनकी संख्या बढ़ गई है। पहले जो चीजें थी बहुत बेसिक थी, नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन थे उनसे रिलेटेड ही हमारी जो आर्थिक गतिविधियां थी वो होती थी। जैसे कृषि कर ली, पशुपालन हो गया, बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, ये बहुत ही बेसिक गतिविधियां थी, बहुत ही मतलब निम्न स्तर वाली, मतलब लो लेवल था इनका, कि जहाँ पे सिर्फ जो बेसिक जो हमारे संसाधन हैं, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, उन्हीं का इस्तेमाल हम देख रहे हैं आप आसपास, और उन्हीं का इस्तेमाल करके हम जो भी एक्टिविटीज कर पा रहे थे पैसा अर्न करने के लिए वो हम कर रहे थे। कृषि करके, पशुपालन करके, बुनाई, मिट्टी के बर्तन, ये छोटी मोटी जो चीजें थी, यहीं तक आर्थिक गतिविधियां सीमित थी। समय के साथ साथ अब क्या हो गया है, जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो भी भिन्न भिन्न प्रकार की हो गई हैं और बढ़ गई हैं। नोट्स में आपको बार बार बता रही हूँ क्योंकि हम एनसीईआरटीज पढ़ रहे हैं, जो कंटेंट है वो भी एनसीईआरटीज का ही है, आपको एनसीईआरटी खरीदनी भी नहीं पड़ेगी, आप ये चैप्टर्स रेफर कर सकते हो। तो अभी फिलहाल आप सिर्फ समझने पे ध्यान दो। नोट्स आपके पास, हैंड रिटन नोट्स भी जा रहे हैं आपके पास, और ये क्लास पीपीटीज भी आपके पास जा रही है ना।
तो जो आपके पास 100 नोट्स जाएंगे आप वहां पे भी हाईलाइट कर सकते हो अगर मेन मेन पॉइंट आपको करना है, वरना यहाँ पे भी आप हाईलाइट कर सकते हो मेन मेन पॉइंट्स को। ठीक है, तो बताया क्या जा रहा है कि जो समय के साथ है वो भी आर्थिक गतिविधियां क्या है हमारी बढ़ गई हैं। पहले क्या था, कृषि, पशुपालन, बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, ऐसे कार्य होते थे। उसके बाद अब क्या हो गया है, आज के समय मतलब पहले समय से आज के समय में क्या परिवर्तन आया है। आज के समय में क्या क्या गतिविधियां हो रही है, कंप्यूटर और मोबाइल बनाना। पहले वाले समय में तो नहीं था, पहले वाले समय में कंप्यूटर नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, तो सीधी सी बात है इससे रिलेटेड कोई गतिविधि वहां पे होती ही नहीं होगी। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं हमारी जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो भी बदलती जा रही है। अब बैंक, स्कूल और होटल में काम करते हैं, ये गतिविधियां हैं। वाहन चलाना, पहले तो वाहन होते भी नहीं थे, ठीक है। सॉफ्टवेयर बनाना, ये भी क्या है, आर्थिक गतिविधि है। और मशीनों की मरम्मत करना, ये सब किसका पार्ट है, ये सब आर्थिक गतिविधियों का ही हिस्सा है। ठीक है, क्या है ये, हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं। तो एक तो आपको ये पता चल गया पहले समय में कैसी कैसी आर्थिक गतिविधियां थी और अब कैसी कैसी हैं। क्लास के स्टार्टिंग में ही आपने जान लिया कि ये आर्थिक गतिविधियां आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। मतलब पहली स्लाइड में ही बता दिया कि जो समृद्धि की जड़ है वो क्या है, हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं। ठीक है, समृद्धि की जड़ क्या है, आर्थिक गतिविधियां हैं। उसके बाद बात होती है इनके क्लासिफिकेशन की, क्या क्लासिफाई कर रहे हैं हम। इन गतिविधियों को समझने के लिए हम क्या करेंगे, इनको तीन, जो इनके तीन प्रमुख क्षेत्र हैं वहां पे हम इनको विभाजन करेंगे। ठीक है, तीन प्रमुख क्षेत्र, जब हमने क्लास करी थी 5 क्षेत्र बताए थे, बट जो मेन सेक्टर है या तीन प्रमुख क्षेत्र जो बोलोगे, वो प्रमुख क्षेत्र जो है वो 3 ही है। अगर हम बात करेंगे तो 3 की ही बात करते हैं। जब मैंने क्लास ली थी मैंने बताया था जो 2 थे आप उन्हें ऐड कर सकते हो, वैल्यू एडिशन कर सकते हो अपने आंसर में, बट आपको क्या दिखाना है, 3 ही दिखाना है। जो 3 हमारे प्रमुख क्षेत्र हैं कौन कौन से हैं, प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है। पहले क्लास से स्टार्टिंग में ही बोला मैंने कि क्लास आपको ऐसे लग सकता है कि मैम दोबारा पढ़ा रही है, लेकिन उसके पीछे रीजन है। सीक्वेंस में एनसीईआरटीज को लेके चलना है, सीक्वेंस में फाउंडेशन को बनाना है, तो अच्छी चीज है कि आप एक तरीके से सब रिवाइज ही कर रहे हो। और हमारा साथ के साथ जो चैप्टर 14 है वो भी कंप्लीट हो जाएगा आज ही। ठीक है, तो कल से हम क्या करेंगे, जो हमारी 7th क्लास की बुक है वहां पे कल हमारा चैप्टर होगा बार्टर सिस्टम का, वो हम कल करेंगे। वो नया टॉपिक होगा तो उसको भी अच्छे से समझेंगे। ठीक है, क्या क्या सेक्टर है, प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है। ओके, कल हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, ये तो हम पहले पढ़ चुके थे, तो 6th क्लास में वही सब चीजें दी हुई है। आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये हमारी क्या है, सारी प्राथमिक क्षेत्र से रिलेटेड गतिविधियां हैं, ये हमारी द्वितीयक क्षेत्र से रिलेटेड गतिविधियां हैं, और ये हमारी तृतीयक क्षेत्र से संबंधित गतिविधियां हैं। तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे खेती हो रही है ना, माइनिंग हो रही है और फिशिंग। उसके बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम है, मैन्युफैक्चरिंग है, पानी की सप्लाई, हेल्थ केयर, ट्रेड, लॉजिस्टिक, कम्युनिकेशन, ये अभी देखेंगे हम एक एक करके। अब डिटेल में चेक कर लेते हैं हम लोग। ये सारे ही पिक्चर्स एनसीईआरटी से हैं। ठीक है, सारी पिक्चर्स कहाँ से हैं, एनसीईआरटी से, इसलिए मैं बोल रही हूँ एनसीईआरटी भी खरीदने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मेन मेन चीजें हैं आपको यहाँ से ये प्रोवाइड कराई जाएंगी। ओके, आप एक बार ऑब्जर्व करो सारी चीजों को, पिक्चर्स को देखो अच्छे से। बिल्कुल नीरज, एनसीईआरटी में भी सिर्फ 3 क्षेत्रों की बात करी गई है ना। इसलिए जब मैंने क्लास ली थी मैंने बोला था कि 3 को ही हम कंसिडर करेंगे, लेकिन आप अपने आंसर को एनहांस करने के लिए और अच्छा दिखाने के लिए, वैल्यू एडिशन के लिए, आप जो चौथा और 5वां क्षेत्र था उनका जिक्र कर सकते हो अपनी आंसर राइटिंग में, है ना। लेकिन एनसीईआरटी में भी मेनली जो 3 प्रमुख क्षेत्र हैं उनके बारे में बात करी है। तो पहला हमारा क्या क्षेत्र था, हमारा पहला क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र। वहां पे हमने क्या बताया था कि किस पर निर्भर करते हैं वहां पे लोग, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उन पर निर्भर करते हैं। तो एनसीईआरटी में भी क्या बताया है, उन्होंने बताया है वे गतिविधियां जिनमें लोग प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष का मतलब है डायरेक्टली, डायरेक्टली यानी कि प्रत्यक्ष रूप से क्या है, प्रकृति पर निर्भर होते हैं।
किस पर निर्भर है? प्रकृति पर निर्भर होकर कच्चा माल प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, किस पर निर्भर है? प्रकृति पर निर्भर है और वहां से कच्चा माल ले रहे हैं। और जबकि जो द्वितीयक क्षेत्र होगा वो कच्चा माल कहां से लेगा? वो प्राथमिक क्षेत्र से लेगा। प्राथमिक क्षेत्र जो कच्चा माल ले रहा है सीधा प्रकृति से ले रहा है। ठीक है, जबकि जो द्वितीयक क्षेत्र है वो कच्चा माल कहां से ले रहा है? प्राथमिक क्षेत्र से ले रहा है ना। तो प्राथमिक क्षेत्र का सीधा कनेक्शन किसके साथ है? नेचर के साथ, प्रकृति के साथ है। तो कौन कौन से उदाहरण हम यहाँ पे देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र के? पहला है कृषि, खनन, मत्स्य पालन, पशुपालन, वानिकी। ठीक है, ये सारे क्या दिखा रहे हैं? प्राथमिक क्षेत्र के ये सब उदाहरण हैं। नहीं, पिक्चर्स ड्रॉ नहीं करनी। एनसीईआरटी में पिक्चर्स आपके मतलब ऐसा होता है ना कि हम, अब आप देखो, आप 6th क्लास की बुक पढ़ रहे हो, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जो चीज़ हम लिख कर समझा सकते हैं छोटे बच्चों को पिक्चर से ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाती है ना। पिक्चर्स हम क्यों ड्रॉ करेंगे? हमें सिर्फ अपने कंटेंट पे ध्यान देना है, एनसीईआरटी में जो कंटेंट है उस पर ध्यान देना है। पिक्चर्स तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए है, विजुअलाइज कराने के लिए हैं चीज़ों को। ये सभी उदाहरण है किसके? प्राथमिक क्षेत्र के। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है? और भी डिफाइन करके बताया है बुक में कि खेतों से अनाज उगाना, ठीक है, जंगल से लकड़ी लेना, उसके बाद खदान से कोयला निकालना, ये सब किसके उदाहरण है? सारे के सारे प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण हैं। इतना मैं आपको जरूर बता सकती हूँ, आप एनसीईआरटी जब करोगे 6th आज कंप्लीट हो जाएगा, 7th की हम कल से स्टार्ट करेंगे, 7th 8th 9th 10th जैसे जैसे करोगे आप बहुत अच्छी पकड़ बना लोगे सब्जेक्ट पर, है ना। तो कोई अब माइंडसेट के साथ नहीं चलेगा कि हमने पहले इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है, हमें समझ नहीं आ रही है, क्योंकि अब हम शुरुआत से पढ़ रहे हैं। तो सब मान के चलेंगे कि जब हमारी एनसीईआरटीज खत्म होंगी तो सबके जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। उसके बाद बात आती है किसकी? हमारे द्वितीयक क्षेत्र की। एनसीईआरटी में क्या बताया है? उन्होंने बताया है कि जो द्वितीयक क्षेत्र है कौन सी गतिविधियां हैं जिनमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चा माल, अभी मैंने बताया था ना, मैंने क्या बताया था कि जो प्राथमिक क्षेत्र है वो कच्चा माल कहां से ले रहा है? सीधा प्रकृति से ले रहा है। जबकि जो हमारा द्वितीयक क्षेत्र होगा ये कच्चा माल कहां से लेगा? प्राथमिक क्षेत्र से लेगा, है ना। प्राथमिक क्षेत्र सीधा नेचर से, यानी कि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है वो कहां से ले रहा है? नेचर से। और क्या ले रहा है? कच्चा माल। क्या ले रहा है? किसकी बात हम कर रहे हैं? कच्चे माल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जबकि जो हमारा द्वितीयक क्षेत्र है, जो हमारा द्वितीयक क्षेत्र है ये कहां से कच्चा माल ले रहा है? ये ले रहा है प्राइमरी सेक्टर से, यानी कि जो आपका प्राथमिक क्षेत्र है वहां से ले रहा है। तो क्या बताया है? वे गतिविधियां जिनमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चा माल को क्या करा जा रहा है? प्रोसेस। अब ये कच्चा माल तो ले रहे हैं प्राथमिक क्षेत्र से, लेकिन कच्चे माल को क्या कर रहे हैं? प्रोसेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसका प्रोसेस कर रहे हैं, यानी कि प्रसंस्कृत करके उसका नया उत्पाद या हम बता सकते हैं कि तैयार माल, है ना। कच्चा माल लिया प्राथमिक क्षेत्र से, उसको तैयार करा, उसको प्रोसेस किया और उसको नए उत्पाद में कन्वर्ट करा, यानी कि तैयार माल में बनाया। एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। एक्टिविटीज दैट प्रोसेस रॉ मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर, और उसको क्या कर रहे हैं? नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या क्या एग्जाम्पल लिए हैं? अब हम पहले बात कर रहे थे खेती, कृषि की हमने बात करी थी, और मैंने क्या एग्जाम्पल लेके दिखाया था? हमने एग्जाम्पल बताया था खेतों में अनाज उगाना है, खेतों से अनाज उगाना, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? उस अनाज का इस्तेमाल करके क्या बनाया जा रहा है? आटा बनाया जा रहा है, यानी कि मेकिंग फ्लोर फ्रॉम व्हीट इन द फ्लोर मिल, ठीक है। आटा मिल में गेहूं से आटा बना रहे हैं। अंतर समझ में आया? वहां पे गेहूं को उगाया गया, यहाँ पे गेहूं से आटा मिल में आटा बनाया गया। उसके बाद लकड़ी से फर्नीचर बनाना। बुक की खूबसूरती देखो कि उन्होंने कैसे चीजों को रिलेट करा है ना। जैसे यहाँ पे क्या बताया था? जंगल से लकड़ी लेना, जंगल से लकड़ी लेना तो प्राथमिक क्षेत्र था। यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं? लकड़ी से फर्नीचर बना रहे हैं। उस लकड़ी का इस्तेमाल करके, लकड़ी किससे लेंगे? कच्चे माल के रूप में प्राथमिक क्षेत्र से लेंगे और उसका क्या बनाएंगे? उसका फर्नीचर बनाएंगे। कौन?
कौन से क्षेत्र में? द्वितीयक क्षेत्र में। उसके बाद कपास से कपड़ा बनाना, खेती करके कपास उगाया और उससे अब क्या बना रहे हैं हम? कपड़ा बना रहे हैं। और क्या एग्जाम्पल दिया है? लोहे से वाहन बनाना। के बाद भवन निर्माण करना। ये सब किसका हिस्सा है? ये सब सेकेंडरी सेक्टर यानी कि जो हमारा द्वितीयक क्षेत्र है उसका पार्ट है। तो इस क्षेत्र में मेन मेन चीजें क्या होती हैं? निर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, और क्या है? उद्योग। इस क्षेत्र में निर्माण और उद्योग शामिल है। क्या क्या शामिल है इसमें? एक हो गया निर्माण और क्या हो गया आपका? उद्योग। ये दोनों ही चीजें इस क्षेत्र का हिस्सा हैं। दिस सेक्टर इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री। और क्या कर रहे हैं? कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित कर रहे हैं। एक बार देखो, ऑटोमोबाइल फैक्ट्री है, यहाँ पे टेक्सटाइल फैक्ट्री है, फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री है, और यहाँ फर्नीचर यानी कि लकड़ी लाके उससे फर्नीचर बना रहे हैं। ठीक है, ये द्वितीयक क्षेत्र के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद बात आती है किसकी? अब बात हम किसकी करते हैं? तृतीयक क्षेत्र की, यानी कि टर्शरी सेक्टर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी में इसको कैसे डिफाइन करा है? इन्होंने बताया है ये वो गतिविधियां हैं जो सेवाएं प्रदान करती है। एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि जो तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां हैं ये वो गतिविधियां हैं जो सेवाएं प्रदान करती हैं। और सेवा किसको प्रदान करेंगी? प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का समर्थन करती हैं, सेवाएं प्रदान कर रही हैं। और ये सेवाएं ही हैं जो सहायता करती है किसकी? प्राथमिक क्षेत्र की और द्वितीयक क्षेत्र की। क्योंकि चाहे आपका प्राथमिक क्षेत्र हो, द्वितीयक क्षेत्र हो, दोनों को ही सेवाओं की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब क्या क्या उदाहरण है यहाँ पे? पहला उदाहरण है परिवहन, यानी कि आपका ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब आप बात करके आए थे अभी द्वितीयक क्षेत्र की, वहां पे आपने बोला कि निर्माण होगा, उद्योग होगा। तो जब हम किसी चीज का निर्माण कर रहे हैं, किसी चीज का उद्योग हो रहा है, वस्तुएं हम बना रहे हैं, तो उन वस्तुओं को बेचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना ही पड़ेगा। तो उसमें किसकी मदद चाहिएगी? हमें परिवहन की मदद चाहिएगी। और परिवहन कौन से क्षेत्र का हिस्सा है? तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है। तो आपने देखा ना भी कि जो द्वितीयक क्षेत्र था उसको भी सहायता की जरूरत पड़ती है तृतीयक क्षेत्र से। वैसे ही बैंकिंग, जो लोग खेती कर रहे हैं आज के टाइम में उनके पास भी क्या है? बैंक अकाउंट्स हैं अपने। और जो मैन्युफैक्चरिंग, जो एम्प्लॉय हैं, जितने भी सब लोग काम कर रहे हैं, सबको जरूरत होती है किसकी? बैंकिंग की। तो बैंकिंग की सुविधा कौन उपलब्ध करा रहा है? हमारा तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद संचार, कम्युनिकेशन, प्राथमिक क्षेत्र हो, द्वितीयक क्षेत्र हो, बिना कम्युनिकेशन के, बिना संचार के चीजें आसानी से काम नहीं कर सकती। तो वो सहायता कौन प्रदान कर रहा है? तृतीयक क्षेत्र। क्या सहायता? संचार के रूप में सेवाएं, है ना। उसके बाद शिक्षा। अब आप देखोगे आज के टाइम में चाहे कोई किसान ही सही जो खेती करके अपना गुजारा कर रहा है, वो भी चाहता है कि उसका बच्चा पढ़े, है ना। वो भी चाहता है उसका बच्चा पढ़े। और बच्चे को पढ़ाएगा कौन? कौन सा क्षेत्र? तृतीयक क्षेत्र ही मदद कर रहा है प्राथमिक क्षेत्र में भी शिक्षा प्रोवाइड कराने में, है ना। और सीधी सी बात है, जो द्वितीयक क्षेत्र है वहां पे भी पढ़ाई का महत्व है, तो वहां पे भी शिक्षा तृतीयक क्षेत्र के द्वारा ही प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके बाद हेल्थ केयर, स्वास्थ्य की नीड तो सबको है, चाहे कोई प्राथमिक क्षेत्र का हो चाहे द्वितीयक क्षेत्र का हो, सबको स्वस्थ रहना है। और सेवा कौन प्रदान करेगा? तृतीयक क्षेत्र। तो ये बता रहे हैं कि जो प्राथमिक क्षेत्र है ये गतिविधियां जो सेवाएं प्रदान करती हैं, और प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र का समर्थन कर रही हैं। इसके बाद होटल और रेस्टोरेंट्स, सॉफ्टवेयर सेवाएं, ये सभी हिस्सा हैं किसका? आपका टर्शरी सेक्टर। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, है ना। हम इसको क्या? सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। यहाँ पे लिखा ही हुआ है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर। सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, आप जाते होगे होटल में, वहां पे आप देखते होगे कि आपको खाना सर्व किया जाता है, वो भी एक तरीके से क्या आपको सर्विसेज दे रहे हैं। उसके बाद एयरपोर्ट्स पे जाते हैं हम, वहां पे भी आप देखोगे सर्विसेज। तो आप क्या बात कर रहे हो कि जो सेवाएं हैं वो किसका हिस्सा है? वो हमारे तृतीयक क्षेत्र का है। उसके बाद अभी मैंने एग्जाम्पल लेके बताया था आपको कि जितने भी
उद्योग हैं, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज हैं, जितने भी, जहाँ पे आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो, कोई भी वस्तु ले लो, उसका उत्पादन कहाँ पे हुआ है? वस्तु का उत्पादन कहाँ पे हुआ है? द्वितीयक क्षेत्र में हुआ है, ठीक है। लेकिन जब हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसका वितरण करना है, उसके लिए परिवहन की जरूरत होगी या नहीं होगी, है ना। वहां पे जितने भी लोग उस फर्म में या इंडस्ट्री में जितने भी लोग काम कर रहे होंगे, उनकी पेमेंट करनी होती है, वो कहाँ पे करोगे? अकाउंट में करोगे, तो बैंकिंग सेवा की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। नोट्स मैंने आपको बताया ना, ये एनसीईआरटी के ही नोट्स हैं, और हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल ही रहे हैं, ओके। उसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी? हम देख रहे हैं कि जो तीनों क्षेत्र हमने देखे हैं, यानी कि हमारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो क्षेत्र है, ये क्या है? आपस में क्या कर रहे हैं? ये कोरिलेट करते हैं, एक दूसरे पर क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। अभी और डिटेल में आप देखोगे, है ना। अभी एक बार आप डिटेल में देखोगे। सिमरन, जब हम यूपीएससी के लिए भी अपनी तैयारी करते हैं, तो हम एनसीईआरटी से शुरू करते हैं, है ना। एनसीईआरटी हमको करनी होती है, तो एनसीईआरटी सेम ही है। जो यूपीएससी के लिए तैयारी करेगा वो भी सेम एनसीईआरटी पढ़ेगा, जो पीसीएस के लिए करेगा वो भी सेम एनसीईआरटी पढ़ेगा। तो सीधी सी बात है, एनसीईआरटी ऑब्वियसली आपकी हेल्प करने वाली है दोनों ही पेपर में, ठीक है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो क्षेत्र हैं, तीनों क्षेत्र आपस में एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं। अभी आप में से कोई क्वेश्चन पूछा था कि कैसे, अभी हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। ऑल थ्री सेक्टर्स आर इंटर कनेक्टेड। एग्जाम्पल देखो कितना अच्छा इन्होंने दिया है। इन्होंने उदाहरण दिया है किसका? आमूल का। ये क्या है? डेयरी सहकारी समिति है। अब यहाँ पे आप क्या चेक कर रहे हो? पहला है, जो आमूल है वो क्या प्रोवाइड कराते हैं? मिल्क। मिल्क कहाँ से आ रहा है? सीधी सी बात है, वो प्राथमिक क्षेत्र से आ रहा है। देखो, किसान प्राथमिक क्षेत्र, किसान कहाँ पे काम कर रहा था? प्राथमिक क्षेत्र। वहां से क्या आ रहा है? गाय से दूध प्राप्त करते हैं, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में अभी बुक्स मत लो आप। अभी जो एनसीईआरटीज आपको कराई जा रही हैं, जब तक एनसीईआरटीज कराई जा रही हैं, प्लीज आप एनसीईआरटीज पर ही फोकस करो। उसके बाद जब आपका फाउंडेशन अच्छा हो जाएगा, आपका बेस मजबूत हो जाएगा, उसके बाद हम आगे की चीजें करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? प्राथमिक क्षेत्र यानी कि जो किसान थे, गाय से दूध प्राप्त करते हैं। इसके बाद क्या हुआ? जो फैक्ट्री है यानी कि जो द्वितीयक क्षेत्र है, यहां से दूध को किस में हम परिवर्तित कर रहे हैं? मक्खन में, घी में और पनीर में, ठीक है। जो फैक्ट्री है, जो द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा है, वो क्या कर रही है? दूध को मक्खन में, घी में और पनीर में परिवर्तित कर रही है, उनको बना रही है। उसके बाद इंग्लिश में देख लो एक बार। फैक्ट्रीज सेकेंडरी सेक्टर मेक बटर, घी एंड चीज फ्रॉम मिल्क। अब आपने देखा कि दोनों ही क्षेत्र यहाँ पे आ गए। प्राथमिक क्षेत्र भी आ गया कि किसान ने डायरेक्टली जो प्रकृति थी, यानी कि जो आपके गाय भैंस जो भी थे, वहां से दूध लिया। इसके बाद उसको फैक्ट्री में वो पहुंचाया गया, यानी कि द्वितीयक क्षेत्र में पहुंचा। वहां पे क्या हुआ है? जो कच्चा माल यानी कि दूध के रूप में जो कच्चा माल आया था, उसको प्रोसेस किया गया और उसका क्या बनाया गया है? मक्खन, घी, पनीर, इन चीजों में हमने उसे कन्वर्ट किया है। उसके बाद अब फैक्ट्री में घी भी है, मक्खन भी है, पनीर भी है। उसको उपभोक्ता के पास तक कौन लेके जाएगा? उसके लिए हमें किसकी मदद चाहिए? हमें चाहिए परिवहन की भी मदद चाहिए, और हमें खुदरा दुकानें यानी कि जो रिटेल शॉप होती हैं, हमें उनकी भी मदद चाहिए। अब जो फैक्ट्री है, हम जो घी पनीर लेके आते हैं, क्या हम सीधा फैक्ट्री से जाके लेके आते हैं? जो हम ये मक्खन, घी, पनीर लेके आ रहे हैं, हम सीधा फैक्ट्री से जाके नहीं लेके आ रहे हैं ना। हम कहाँ से लेके आ रहे हैं? खुदरा दुकानों से लेके आ रहे हैं। तो एक तरीके से ये जो तृतीयक क्षेत्र है, ये क्या कर रहा है? मदद कर रहा है किसकी? तीनों ही जो क्षेत्र आपस में जुड़े हुए हैं। किसान के वहां से दूध आया, फैक्ट्री में उसको परिवर्तित करा, मक्खन के रूप में, घी के रूप में, पनीर के रूप में। उसके बाद जो परिवहन था, परिवहन से कहाँ पे पहुंची है वो चीजें? खुदरा दुकानों तक पहुंची है, और खुदरा दुकानों से किसके पास पहुंची है? हम लोगों के पास पहुंची है। जो हम उपभोक्ता हैं, हमारे पास चीजें पहुंची है ना। तो इस प्रकार जो क्षेत्र होते हैं यहाँ पर, ये आपस में एक दूसरे से, तीनों ही क्षेत्र आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अब आप क्या देख रहे हो? यदि इनमें से कोई एक क्षेत्र काम ना करे,
यदि इनमें से कोई एक क्षेत्र काम ना करे तो पूरी प्रक्रिया रुक जाएगी। अगर प्राथमिक क्षेत्र से दूध ही ना आए तो क्या हमारा द्वितीयक क्षेत्र कुछ कर पाएगा? और जब द्वितीयक क्षेत्र में ही हम ये घी पनीर मक्खन नहीं बना रहे हैं तो परिवहन ही क्या मतलब परिवहन की ही क्या जरूरत पड़ेगी? हम क्या ही लेने जाएंगे फैक्ट्री में जब वहां पे दूध आया ही नहीं है, वहां पे पनीर घी बना ही नहीं है, तो परिवहन का भी कोई उपयोग नहीं रहेगा और खुदरा दुकानों का भी कोई इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, है ना। तो क्या बता रहे हैं कि अगर इनमें से एक भी क्षेत्र कमजोर पड़ा तो पूरी प्रक्रिया रुक सकती है। अगर द्वितीयक क्षेत्र ना हो और मान के चलो बहुत ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन है, बहुत ज्यादा दूध का प्रोडक्शन है, तो वो क्या हो जाएगा? खराब भी हो जाता है ना दूध तो बहुत जल्दी। इसीलिए जो किसान होते हैं, जो दूध आया उनके घर में, उनकी गाय भैंस से जो भी आया, अपने लिए रखा, जो एक्स्ट्रा होता है वो उसको फैक्ट्रीज में भेज देते हैं, जिससे वो उसको प्रोसेस करके मक्खन घी पनीर में बना देते हैं और उसके बाद परिवहन और खुदरा दुकानों की मदद से हम लोगों तक वो चीजें पहुंच पाती हैं। इंपॉर्टेंस पता चल गई। एक भी क्षेत्र अगर काम से रुकेगा, यानी कि इनमें से अगर कोई एक क्षेत्र काम नहीं करेगा तो जो पूरी प्रक्रिया है वो डगमगा जाएगी। उसके बाद एग्जाम्पल ले रखा है यहाँ पे, गाय भैंसे हैं, सब दूध निकाल रहे हैं, उसके बाद दूध को छाना कहाँ पे पहुंचाया? फैक्ट्रीज में, जैसा भी हमने एग्जाम्पल देखा था। यहाँ पे एक बात किसकी करी गई है? सहकारी समिति की। किसकी? सहकारी समिति की। इसमें क्या होता है, एक ऐसा, पहले आप क्या चीज समझोगे कि ये संगठन है। ये क्या है? संगठन है। और संगठन क्या होता है? संगठन एक ऐसी चीज है जहां पे बहुत सारे लोग मिलके और हमारा एक उद्देश्य होगा, उसके लिए हम काम करेंगे। यहाँ पे क्या उद्देश्य रखा है? एक ऐसा संगठन जहां पर लोग मिलकर अपनी आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं को क्या कर रहे हैं? पूरा कर रहे हैं। मतलब एक हमने संगठन बनाया और हम सब लोग मिलकर किसके लिए काम कर रहे हैं? अपनी आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं के लिए। ठीक है। उसके बाद ये बेसिक था। यहाँ पे कुछ चीज बताई है इन्होंने। अब आप देखो, आप एनसीईआरटीज पढ़ रहे हो लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स आपको ऐसे भी बताए जा रहे हैं जो हमारे आज के टाइम में रेलेवेंट है। इन्होंने किसकी महत्वता बताई है? रिसाइकलिंग की। इन्होंने क्या बताया है? 1 टन कागज रिसाइकलिंग से 17 पेड़ बचते हैं। 70% कम ऊर्जा और पानी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस भी बताई गई है किसकी? रिसाइकलिंग की। तीनों क्षेत्र हमने पढ़े हैं, तीनों क्षेत्र हमने 1 बाय 1 देखे। उनका आपस में क्या देखा है हमने कि वो एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। एग्जाम्पल हमने आमूल का लिया, दूध का लिया, उससे आपको समझाया है कि किस तरीके से। और फिर हमने बताया है कि अगर एक क्षेत्र भी काम करना बंद कर देगा तो उससे जो पूरी हमारी प्रक्रिया है वो क्या हो जाएगी? बेकार हो जाएगी। तो जो आज का हमारा चैप्टर है, आज का जो हमारा चैप्टर था, हमने इसमें क्या क्या चीजें देखी है? पहला है कि जो आर्थिक गतिविधियां हैं 3 क्षेत्र में उसको बांटा था, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इसके बाद प्राथमिक क्षेत्र क्या देता है? कच्चा माल। किसको? द्वितीयक क्षेत्र को। ठीक है। उसके बाद तृतीयक क्षेत्र सेवाएं प्रदान करता है, ये भी हमने देखा था। बिल्कुल, जी जी जी। स्नेहा, मेरे को एक बार ग्रुप में आज बताना कि नोट्स आपको हैंड रिटन जा रहे होंगे और क्लास की पीपीटीज भी साथ में जा रही है ना। प्रिंटेबल नोट्स के लिए मैं सर से बात करती हूँ, शायद है ऐसा प्रोविजन कि आपको प्रिंटेबल वाले नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, है ना। अभिषेक, नोट्स ये आपके पास जाएंगे ही, आपको कुछ नहीं करना। जब आप इनको पढ़ोगे, आपने क्लास ली, आपने चीजें अच्छे से समझी, आप सबके लिए ही है ये चीज, आपने क्लास में सुना, अच्छे से समझा, क्लास एंड होने के बाद आप क्या करोगे? आप इसको पीपीटी को एक बार पढ़ोगे। उसके बाद आप जो मेन पॉइंट होंगे आप खुद पढ़ोगे, आपको पता चलेगा ना क्या क्या मेन पॉइंट थे। पॉइंट में नोट्स बनाओगे, ठीक है। और जब कभी आपका मन करेगा डिटेल में पढ़ने का, पीपीटी खोलो और पढ़ो। पूरा नहीं पढ़ना, सिर्फ रिवाइज करना है। जो आपने पॉइंट्स लिखे हैं एक पेज में, आधे पेज में आने चाहिए वो, उनको पढ़ो, रिवाइज करो, ठीक है। यहाँ पे द्वितीयक क्षेत्र था, हमने उसमें देखा था कि वो तैयार वस्तुओं में बदलता है, किसको? कच्चे माल को। तृतीयक क्षेत्र क्या कर रहा था? सेवाएं प्रदान कर रहा था। और तीनों ही जो क्षेत्र थे हमारे वो एक दूसरे पर निर्भर थे, ठीक है।
शिवानी क्या डाउट है आपका, एक बार लिख के भेजो मुझे, एक बार बताओ। कमेंट्स बहुत सारे होते हैं तो कोई कोई मिस हो जाता है। आज का जो हमारा चैप्टर था इसमें यही चीजें थी बेसिक, हम पहले कर चुके थे इसलिए ज्यादा समय लगा भी नहीं हमको ये करने में। ठीक है, ठीक है। जो एनसीईआरटी है यहाँ पे जो जो टॉपिक आपको प्रोवाइड कराए गए हैं आपने सारे डिटेल में देखे हैं। अब जब हम कल की क्लास करेंगे, जब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, वहां पे हम पढ़ने वाले हैं बार्टर सिस्टम। वो कुछ नए टॉपिक हैं, वो नए टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग से। मनी बैंकिंग जब हम पढ़ते हैं वहां पे हम बार्टर सिस्टम का यूज करते हैं। बार्टर सिस्टम आप थोड़ा सा पढ़ के आओगे कि जब पैसे नहीं थे तो हम कैसे लेन देन करते थे चीज़ों का। तो ये हम डिटेल में कल वाली क्लास में देखेंगे। हमारी जो 6th क्लास की एनसीईआरटी है 13 और 14 चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है। इतना ही बेसिक है। जैसे जैसे हम अगली क्लास में बढ़ेंगे वहां पे हमारी चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी, लेकिन क्योंकि हम अब बेसिक से चीज़ें कर रहे हैं तो वो हमें कॉम्प्लिकेट लगनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, हमें समझ के चलना है कि हम पहले पढ़ के आए हैं, अब हम अपना बेस के आगे चीज़ें कवर कर रहे हैं। सारी पीडीएफ आपको मिलेंगी। आज की क्लास में इतना ही था। कल हमारा नया टॉपिक होगा जो अब तक नहीं पढ़ा था, तो नया टॉपिक है, फिर भी हम अच्छे से पेशेंस के साथ कवर करेंगे उसको। ठीक है, नोट्स के लिए एक बार मेरे को आप जिसका जो भी डाउट हुआ करे टेलीग्राम पे भी आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, आप जो भी पूछना चाहते हो। ठीक है, एमसीक्यूज जैसे जैसे हम अपने टॉपिक कर रहे हैं वहां से रिलेवेंट जो भी क्वेश्चंस होंगे हम साथ साथ सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी करने का पर्पस क्या था, हमारी जो थिंकिंग है, हमारी जो सोच है उसको ब्रॉड करना था, जो किस में हेल्प करने वाली है, हमारी आंसर राइटिंग में हेल्प करने वाली है, या जो मेंस का हमारा एग्जाम है उसके लिए हमें हेल्प करेगी। ठीक है, कल हम नहीं नहीं बुक नहीं लेनी है आपको, नोट्स से ही पढ़ो अभी क्योंकि ये एनसीईआरटी के ही नोट्स हैं। ठीक है, कल हम पढ़ने वाले हैं 7th क्लास की एनसीईआरटी बार्टर सिस्टम हम लोग करेंगे और डिटेल में देखेंगे कि वो क्या है, कैसे पहले हम जो वस्तुएं हैं उनका लेन देन करते थे, पैसा नहीं था तो किस तरीके से चीज़ें होती थी। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इन केस कोई चीज़ नहीं रह जाती है, नहीं समझ आती है, आप टेलीग्राम पे विदाउट हेजिटेशन मुझे मैसेज डाल सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच सुनने के लिए।